15 फरवरी 2024 सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला जारी किया। अपने इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार द्वारा लागू की गई इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को खारिज कर दिया और इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्योंकि यह योजना राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे से जुड़ी हुई थी, इसीलिए राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा खूब गरमाई है कि क्या ठीक चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को बंद करके राजनीतिक पार्टियों की नोटबंदी कर दी है। नमस्ते दोस्तों, एचपी टॉक्स के आज के इस वीडियो में मैं हरेश पेनुली आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में 5 सवाल और 5 जवाब के माध्यम से समझेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, यह योजना कैसे काम करती थी, इस योजना को लागू करने के पीछे सरकार के क्या तर्क थे और आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हिंदी में कहें तो वित्तीय साधन, जिसके द्वारा राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाता था। यह बिल्कुल बियरर बॉन्ड यानी कि वचन पत्र की तरह काम करते थे, जिसमें इसे खरीदने वाले व्यक्ति का नाम नहीं होता था। खरीदने वाला व्यक्ति या संस्थान इसे जिस किसी को भी दे देते थे, उसी के पास इसका मालिकाना हक होता था और वही इसे इनकैश करवा सकता था। सवाल नंबर 2, इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना कैसे काम करती थी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही कुछ चुनिंदा ब्रांचेस से मिलते थे। मान लीजिए कि इस योजना के तहत आपको आपकी मनपसंद राजनीतिक पार्टी को चंदा देना होता, तो आप क्या करते। सबसे पहले तो आपके नजदीक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऐसी ब्रांच को आप चुनते जहां पर यह बॉन्ड पेपर उपलब्ध होते थे। उस ब्रांच में जाकर के आपको आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते थे। आपके द्वारा जमा किए गए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स बैंक गोपनीय रखता है। उसके बाद यह बॉन्ड पेपर 1000 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए की धनराशि में उपलब्ध होते हैं। जैसे कि अगर आपको आपके मनपसंद राजनीतिक पार्टी को 8000 रुपए चंदे में देने हो, तो आप 1000 रुपए के 8 बॉन्ड पेपर खरीद सकते थे। वहीं अगर आपके द्वारा दी जाने वाली धनराशि 80,000 रुपए होती, तो आप 10,000 रुपए के 8 बॉन्ड पेपर खरीद सकते थे। ठीक इसी तरह यह बॉन्ड पेपर 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के डिनोमिनेशन में उपलब्ध होते थे। आपके द्वारा खरीदे गए बॉन्ड पेपर पर आपका नाम कहीं नहीं होता था और आप इसे अपनी मनपसंद राजनीतिक पार्टी को चंदे में दे सकते थे। इस स्कीम के तहत आप केवल उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकते थे जिन्होंने पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 1% से अधिक का वोट शेयर हासिल किया हो। चंदा मिल जाने के बाद उस राजनीतिक पार्टी को अगले 15 दिनों के भीतर इन बॉन्ड्स पेपर को इनकैश करवाना होता था। अगर 15 दिनों के भीतर बॉन्ड पेपर इनकैश नहीं हुए, तो पूरा का पूरा पैसा पीएम रिलीफ फंड में जमा हो जाता था। सवाल नंबर 3, इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को लाने के पीछे सरकार के क्या तर्क थे। साल 2017 में मोदी सरकार यह योजना लेकर के आई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था और मार्च 1, 2018 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार यह बॉन्ड पेपर इशू किए थे। जब सरकार इस योजना को लेकर के आई थी, तो उसका सबसे पहला तर्क था इलेक्शन फंडिंग में काले धन पर रोक। मोदी सरकार का यह मानना था कि अगर डोनर की जानकारी सुरक्षित रख दी जाए और सारा का सारा पैसा बैंकिंग चैनल के माध्यम से ट्रांसफर किया जाए, तो चुनावी चंदे में काले धन पर रोकथाम लगाई जा सकती है। सरकार का दूसरा तर्क था पारदर्शिता। सरकार का मानना था कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान चंदे का लेन देन बैंकिंग चैनल के माध्यम से ही होगा, जिसके द्वारा पैसों की एक ट्रेल बनेगी और इलेक्शन फंडिंग में पारदर्शिता आएगी। इस योजना के तहत सरकार की यह भी कोशिश थी कि डोनर्स की जानकारी गोपनीय रखी जाए। सरकार का मानना था कि अगर डोनर्स की जानकारी गोपनीय रहेगी, तो वह बिना किसी राजनीतिक दबाव के अपनी विचारधारा के अनुरूप राजनीतिक फंडिंग में हिस्सा ले सकता है और बढ़ चढ़ के चंदा दे सकता है। सवाल नंबर 4, तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर किस आधार पर इस योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ साफ कहा कि यह योजना संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जनता को, मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि वह जिस राजनीतिक पार्टी को चुन रहे हैं, उसका चंदा, राजनीतिक चंदा कहां से आ रहा है। इस योजना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की दूसरी सबसे बड़ी चिंता थी बैकडोर लॉबिंग और क्विड प्रो को। बैकडोर लॉबिंग का हिंदी में अर्थ होता है कि
कि पिछले दरवाजे से सरकार की पॉलिसी मेकिंग में दखल अंदाजी करना। क्विड प्रो को का हिंदी में अर्थ हुआ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए राजनीतिक सौदेबाजी करना। सरल भाषा में कहें तो तुम मुझे टेंडर दो, मैं तुम्हें चंदा देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जब यह पता लगाना मुश्किल है कि किसने किसको कितना चंदा दिया, तो इसके चलते राजनीतिक सौदेबाजी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और इस तरह से राजनीतिक चुनावी फंडिंग में अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग के द्वार खुल जाएंगे, जिसके कारण निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के सिद्धांत खतरे में पड़ सकते हैं। इस योजना के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में यह भी तर्क रखा गया कि डोनर्स की जानकारी गोपनीय होकर के भी पूरी तरह से गोपनीय नहीं है, क्योंकि जिस राजनीतिक पार्टी को इस योजना के तहत चंदा मिल रहा है उसके पास तो यह जानकारी है कि उसे चंदा किसने दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं और सरकार तो जब चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से यह जानकारी हासिल कर सकती है। तो गोपनीयता है कहाँ? यह केवल सब कुछ जनता के लिए ही गोपनीय है। अब पांचवा और सबसे मुख्य सवाल, अब आगे क्या? इस योजना को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सख्त निर्देश दिए हैं कि 13 मार्च 2024 तक 2019 के बाद से लेकर के अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को कितना चंदा मिला है, इसका लेखा जोखा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखना होगा। इसी के साथ में डोनर्स की एक सूची भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी होगी कि जनता यह जान सके कि किसने राजनीतिक पार्टियों को कितना चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी यह हिदायत दी है कि चुनावी चंदे से जुड़ी किसी भी योजना में इस बात का ख्याल रखा जाए कि जनता से कुछ भी ना छुपा हो। पर क्या यह संभव है? 2014 में आम आदमी पार्टी ने भी जनता से यह वादा किया कि उसे मिलने वाले डोनेशन की हर जानकारी वह अपने वेबसाइट पर डाल दिया करेगी, ताकि जनता को यह सूचना मिलती रहे कि किसने पार्टी को कितना चंदा दिया है। और आम आदमी पार्टी ने अपने इस वादे को पूरा भी किया, लेकिन केवल कुछ वर्षों के लिए। और इसके पीछे आम आदमी पार्टी ने कारण दिया कि केंद्र सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना के चलते उसके डोनर्स की जानकारी को वेबसाइट से निकालकर उन पर कार्रवाई कर रही थी, उन्हें डरा और धमका रही थी। इस विवाद के चलते आम आदमी पार्टी ने डोनर्स की वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन डालना बंद कर दिया और राजनीतिक बदलाव की एक छोटी सी उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया। दोस्तों, कानून बनाना काम है पार्लियामेंट का, जिसे हम विधायिका कहते हैं। उस कानून को अमल में लाना, उसे इम्प्लीमेंट करना काम है ब्यूरोक्रेसी का, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं। उस कानून की समीक्षा करना, उसकी वैधता को जांचना, यह काम है जुडिशरी का, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। आप और हम तो जनता हैं, हम तो चर्चा कर ही सकते हैं। इसीलिए चर्चा और संवाद के इस माध्यम को बनाए रखिए, अपनी आंखों में एक मजबूत लोकतंत्र के सपने को सजाए रखिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।